हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम नवंबर महीने के वीक वाइज करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब जो बेहतरीन 100 करंट अफेयर्स हैं नवंबर महीने के, उनको डिस्कस करेंगे। आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप इनको, आप जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो बहुत लंबा वीडियो को ना लेके जाते हुए हम जल्दी जल्दी से इस करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे एज ए क्विज टाइप। और कोई भी आंसर जब आपके दिमाग में होगा, कोई भी आंसर करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और आंसर को फिर अपने आंसर के साथ मैच करें। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इसके थ्रू आपको करंट अफेयर याद भी रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है और ध्यान से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने के टॉप 100 करंट अफेयर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक कंट्री के साथ रिसेंटली एक इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और ये इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने जो ये पास कर दिया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम ECTA एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, तो एक बिल के तौर पे पार्लियामेंट में पेश किया गया ऑस्ट्रेलिया के और उसको पास कर दिया। साथ ही एक DTAA बिल भी पास कर दिया गया, जिसका मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो वो भी क्या कर दिया गया? पास कर दिया है। मतलब जो 100% टैरिफ लाइंस थी वो सारी की सारी अब खत्म हो जाएंगी। जो भी टैरिफ लग रहा था, जो भी टैक्स लग रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो जानी है। तो अब तक जो ट्रेड था इस कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो $31 बिलियन तक का था, लेकिन ये उम्मीद है कि ये $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 5 साल के अंदर, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state government has recently notified its first biodiversity heritage site? ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उस स्टेट की, और इसका नाम है अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट।
ये कौन सी स्टेट में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। और ये 193 हेक्टेयर का एरिया जो है ये दो एरियाज में फैला हुआ है, एक तो अरित्तापत्ती एरिया में और एक हमारे पास मीनाक्षीपुरम है। तो इन दोनों एरियाज में से 193 हेक्टेयर एरिया लेके जो है वो इसको डिक्लेयर कर दिया है अरित्तापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तमिलनाडु की पहली और इंडिया की 35th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और ये हमारे पास आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा बना हुआ है 2002 का, उसका सेक्शन 37 है जिसके तहत इसको नोटिफाई किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया में से जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2022 का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी के अंदर उनको सम्मानित किया है। और ये पर्सनैलिटी कौन है? ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूएनईपी की तरफ से हर साल जो है ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। तो 2022 में भी ये अवार्ड दिया गया और ये 5 बेसिकली आप कह सकते हो अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाता है। जैसे एक कंजर्वेशनिस्ट को दिया जाता है, एक जो है वो एंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको दिया जाता है, एक कोई इकोनॉमिस्ट है उसको दिया जाता है, एक कोई वुमेन राइट एक्टिविस्ट को दिया जाता है और पांचवा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम को बचाने के लिए अलग अलग तरह से काम किए, इसलिए ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि असम से बिलोंग करती हैं, असम बेस्ड एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, इंडिया से बिलोंग करती है और उनको ये यूएनईपी 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। और आपने याद रखना है ये एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं जिनका नाम है हारगिला आर्मी। याद रखना आपने, हारगिला आर्मी जो कि ऑल फीमेल ग्रास रूट कंजर्वेशन कैंपेन है जिसमें 5 पैरों वाला एक बर्ड है उसको बचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। और ये वेटलैंड्स में मिलता है। ये हारगिलास जो हैं ये ऐसे पक्षी हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि इंडिया हो गया उसमें असम या बिहार वाले एरिया में ये पक्षी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बुक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर ले। और इस बुक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और ये पैराडाइज ऑफ फूड जो बुक है एक उर्दू राइटर है जिनका नाम है खालिद जावेद। खालिद जावेद उन्होंने इस बुक को लिखा है। लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? इसको उर्दू लैंग्वेज में। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया बरन फरूकी की तरफ से। बरन फरूकी ने इसको ट्रांसलेट कर दिया कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस बुक को द पैराडाइज ऑफ फूड को जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है और ये 5th एडिशन है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर का। और इस बुक को स्पेशली पब्लिश किया है जगरनॉट बुक्स की तरफ से और इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था 2014 में। 2014 में इसको उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था। और आपने याद रखना है ये ऐसी चौथी ट्रांसलेशन है और पहली उर्दू बुक है जिसको जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको सिलेक्ट किया गया है एज ए कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और ये हमारे पास वर्ड है होमर। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो होमर जो है वो नियरली 75,000 बार जो है वो सर्च किया गया मई के महीने में, क्योंकि ये एक आंसर था, एक वर्ड गेम थी, एक अक्षर बनाने वाली गेम थी जिसका नाम था वर्डले। तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था तो उसमें ये 75,000 बार जो है वो मई के फर्स्ट वीक में इसको सर्च किया गया। और वैसे होमर जो है वो एक इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है होम रन इन बेसबॉल। होम रन इन बेसबॉल। तो आपने याद रखना है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के साथ टाई अप कर लिया है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च करना है फर्स्ट ऐप। ये है इंडिया का फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। जैसे कि आप फास्टैग गाड़ियों में यूज करते हैं वैसे ही अब आप डेबिट कार्ड भी चिपका के यूज कर सकते हो, या आप अपने फोन के पीछे चिपका लें, अपने वॉलेट के साथ चिपका लें, अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ चिपका लें, कहीं भी आप इसको चिपका सकते हैं और उसको एज ए आप यूज कर सकते हो डेबिट कार्ड। और ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो आपने याद रखना है एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो कि 1/3 साइज मतलब 33% साइज जो है वो इसका और कम हो जाएगा और ये डेबिट कार्ड आप कहीं भी चिपका सकते हो।
और इससे कोई भी ट्रांजैक्शंस की जा सकती है। अगर नियर फील्ड कम्युनिकेशन के आसपास हो आप और पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में, आप इसको जस्ट दिखा के ही जो है वो क्या कर सकते हो, आप अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो एक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो आ चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है जिसने 10% स्टेक, और बैंक ने भी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी 10% स्टेक जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी में खरीदा है जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये दो बैंक हमारे पास हैं, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या होगा, बोथ 2 और 3। तो 4 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। तो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने 10% स्टेक जो है वो खरीदा है ज्वाइंट वेंचर में आईओसीएल और सीपीसीएल के। और तीनों ने जो है वो 10% स्टेक खरीदा है 5,000 इक्विटी शेयर्स के बदले में, और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। इसका मतलब हर कंपनी की तरफ से 50-50 हजार रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं, और 180 दिन के अंदर जो है ये ज्वाइंट वेंचर के साथ ये एग्रीमेंट जो है वो क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इंडिया कैरिड आउट ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3। तो इंडिया ने जो है वो एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका नाम है अग्नि 3। कहाँ से टेस्टिंग हुई है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से। और अग्नि 3 की आपने रेंज बतानी है कि कितने किलोमीटर रेंज जो है वो अग्नि 3 की है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अग्नि 2 की जो है वो 2000 किलोमीटर की है, अग्नि 2 की। 3 की जो है वो 3000 किलोमीटर है, 4 की 4000 किलोमीटर, और सबसे बड़ी जो है वो 5 है जिसकी रेंज जो है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर, और 1 की कितनी है, 700 किलोमीटर। तो यहाँ पे रेंज पूछी है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कितनी होगी, 3000 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। और इसकी टेस्टिंग बेसिकली कहाँ से हुई है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। कई बार सीधा पूछ लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, ओडिशा के अंदर स्थित है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि अग्नि 3 जो है वो थर्ड एंट्रेंट है अग्नि मिसाइल का। 16 मीटर ये लंबी मिसाइल है और 48 टन तक का वेट जो है उठा सकती है, और इसमें पेलोड भी जो है वो भेजा जा सकता है। इसमें जो पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है वो 1.5 टन तक की है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसको हाईएस्ट आंका गया है स्टेट्स में से in terms of operating environment in the 8th annual edition of a report named as Doing Business in India, the UK Perspective Report, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से जो है वो रिलीज की गई है। मतलब कि इस तरह से इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि बहुत ही अच्छे बिजनेसेस जो हैं वो वहां पे खोले जा सकते हैं अगर यूके के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। इसलिए इस रिपोर्ट का नाम भी क्या है, द यूके पर्सपेक्टिव रिपोर्ट। और ये स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज्यादा मौके जो है वो दिए हैं बिजनेसेस खोलने के लिए। इसलिए जो है ये फर्स्ट रैंक जो है महाराष्ट्र को मिलता है, दूसरा स्थान इसमें गुजरात का है, तीसरा स्थान जो है वो इसमें चंडीगढ़ का है। और इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, मतलब जो इस रिपोर्ट के अंदर पूरा डाटा एनालिसिस किया गया है, वो 111 यूके बिजनेसेस प्लस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम कर रही है यूके के अकॉर्डिंग, वो है महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एशियन रिच लिस्ट 2022 जो कि नवंबर के महीने में रिलीज की गई, जिसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड किंगडम के अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक जी, और उनकी वाइफ हैं अक्षता मूर्ति जी, उनका रैंक कौन सा है इस एशियन रिच लिस्ट 2022 में, और किसने टॉप किया है 8वीं बार लगातार, 8वीं बार लगातार। तो आपने याद रखना है ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति का रैंक जो है वो 17th है, और इसमें जो टॉप करते हैं वो हिंदुजा फैमिली टॉप करती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 13th होगा। 3 आंसर जो है वो इसका यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और हिज वाइफ अक्षता मूर्ति, आपको पता है कि अक्षता मूर्ति किसकी बेटी है, अक्षता मूर्ति जो है वो एनआर नारायणन मूर्ति की बेटी है। एनआर नारायणन मूर्ति जो है वो को फाउंडर है इन्फोसिस कंपनी के, और उनकी बेटी की शादी हुई ऋषि सुनक के साथ। तो अब इन दोनों को आंका गया है 17th नंबर पे, 17th नंबर पे। और ये टोटल 101 एशियन शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर, जो कि रिचेस्ट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और इनका 17th रैंक है। और टोटल इनकी जो वेल्थ आंकी गई है वो 790 मिलियन पाउंड जो है वो आंकी गई है। और एशियन रिच लिस्ट में सबसे ऊपर है हिंदुजा फैमिली 8वीं बार लगातार, और इनकी जो वैल्यू आंकी गई वो 30.5 बिलियन पाउंड जो है वो आंकी गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3 बिलियन पाउंड जो है वो ज्यादा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में अनवर बिन इब्राहिम को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कौन सी कंट्री का,
और एज ए नंबर वाइज ये 10th प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं। नाम है अनवर बिन इब्राहिम और ये बनाए गए हैं मलेशिया के। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइम ऑपोजिशन लीडर हैं अनवर बिन इब्राहिम, 75 साल के हैं अनवर बिन इब्राहिम, और मलेशिया की एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान हड़प्पन कोalition, तो उनकी तरफ से ये 10th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मलेशिया के। और मलेशिया के किंग हैं सुल्तान अहमद शाह, और पूरा नाम है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह। उन्होंने अरवन इब्राहिम को चुना है एज ए मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे इस्माइल साबरी जी जो कि 9th प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अब उनकी जगह कौन आ गए हैं? मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर अनवर बिन इब्राहिम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में Y12705, जिसको मार्मेगांव शिप भी कहा जाता है, ये सेकंड शिप है प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तौर पे ये इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। ये मैजेगॉन जो कंपनी है उसने इस शिप को बनाया है। तो आंसर क्या होगा? मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। लेकिन आपने नाम याद रखना है, इसका क्या है? मार्मेगांव शिप है। और ये सेकंड शिप है जो प्रोजेक्ट 15B के तौर पे तैयार किया गया है, जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तौर पे बनाए गए हैं, और इसको नंबर दिया गया है 12705। और ये मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से बनाया गया, लेकिन इसको डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से, जो कि इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी की। और शिप को लॉन्च किया गया था 2016 में, और ये डिस्प्लेसमेंट टोटल इसकी है 7400 टन, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 नॉट्स है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है, जो कि रिसेंटली 19th मीटिंग हुई है COP 19 के तौर पे नवंबर 2022 में। और ये COP किस चीज की है? साइट्स की मीटिंग है। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअल में कौन कौन से पॉइंट्स और कौन सा पॉइंट इसमें से जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये 19 जो मीटिंग है COP 19 साइट्स की, ये बेसिकली कहाँ पे हुई है? ये हुई है पनामा सिटी में। बिल्कुल सही है, आपने याद रखना है ये कहाँ पे हुई है? पनामा सिटी में इस मीटिंग को किया गया है। और पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है, और आपको एग्जैक्ट पनामा भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर। और जो इंडियन डेलीगेशन है, मतलब इंडिया को जो लीड किया है, वो चंद्र प्रकाश गोयल जी ने किया है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ये भी बात सही है कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? चंद्र प्रकाश गोयल जी ने। तीसरा है COP 19 जो साइट्स की है, उसने प्रूव कर दिया है इंडिया के प्रपोजल को कि एक तो लेथ सॉफ्ट शेड टर्टल और एक इंडियन फ्लैप शेड टर्टल, दोनों को अपेंडिक्स 3 से निकाल के अपेंडिक्स 1 में डाल दिया गया है। ये गलत है दोस्तों। एक तो 2 छलांग नहीं लगाई जा सकती, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, या तो अपेंडिक्स 3 से 2 में आएगा या 2 से 1 में आएगा, इस तरह से आएगा। तो पहले ये 2 में था, ये 1 में चला गया, सबसे पहले ये याद रखना है। और एक लेथ सॉफ्ट शेड टर्टल तो सही है, लेकिन इंडियन फ्लैप शेड टर्टल जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आएगा रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल। तो ये 2 टर्टल्स, एक तो लेथ सॉफ्ट शेड टर्टल और एक रेड क्राउंड रूफ टर्टल, इन दोनों को जो है वो बेसिकली अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में शामिल कर लिया गया है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, हमने एक स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया है। COP 19 जो साइट्स का है, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि जो सी कुकम्बर्स हैं उनको अपेंडिक्स 2 में जो है वो डाला जाएगा साइट्स की इस लिस्ट के अंदर। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो ओनली स्टेटमेंट जो गलत है वो तीसरी है, तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में कास्याम जोमार्ट कैमिल्यूली तोकायाब, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया कौन सी कंट्री का? फर्स्ट 2 वर्ड आप याद रखेंगे, कास्यम जोमार्ट जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट, ये कजाकिस्तान के बनाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और ये रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट तो बनी गए हैं, और 2019 में आप कह सकते हो कि ये पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, अब ये दोबारा से री अपॉइंट किए गए हैं, मतलब आप कह सकते हो दोबारा से री इलेक्ट बेसिकली किए गए हैं, क्योंकि 2019 तक जो है वो नूर सुल्तान थे, लेकिन उनकी जगह फिर कौन आए थे? कास्याम जोमार्ट को बनाया गया था। और कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? अली खान स्माइलोव। कैपिटल जो है वो अस्ताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कैपिटल नूर सुल्तान बना दी गई थी, अब दोबारा से अस्ताना बना दी है, और करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चाइना जो है वो रिसेंटली अनाउंस कर चुका है कि वो एक मून के ऊपर बेस बनाने जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होगा। तो फर्स्ट मून बेस न्यूक्लियर एनर्जी पावर्ड जो है वो चाइना बनाने जा रहा है। कौन से ईयर तक वो इसको बना देगा?
वो 2028 तक इसको बना के तैयार कर देगा। तो चाइना ने ये स्पेशली प्लान किया है कि वो एक बेस बनाने जा रहे हैं चंद्रमा के ऊपर, मून के ऊपर, 2028 तक उसको बना देंगे ताकि एस्ट्रोनॉट्स जो है वहां पे लैंड कर सकें, वहां पे सेफली रह सकें, और ये कुछ ही सालों के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। और इसका मतलब ये नासा को एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने कर दिया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि चाइना की डोमिनेंस है पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और ये न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड होगा, इसमें सारी चीजें होंगी, लैंडर भी होगा, होपर भी होगा, ऑर्बिटर भी होगा, रोवर भी होगा, हर चीज होगी। और इसको स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अलग अलग मिशन के थ्रू, जिनको हम कहते हैं चैंग मिशन या चेंज मिशन 6, 7 और 8। इन मिशंस के थ्रू इस पूरे बेस को तैयार किया जाएगा। और चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो अलग से बना ही रहा है, वो भी आपने याद रखना है। कौन से पॉइंट इसमें से गलत हैं, कौन सा पॉइंट इसमें से सही नहीं है। और रिसेंटली अमेंडमेंट देखें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है, ताकि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रजिस्टर हो सकती हैं, कौन सी कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी हैं। तो अगर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही नहीं है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स कैन नाउ डायरेक्टली पुट इन मनी इन इंश्योरेंस कंपनीज। तो इसका मतलब जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं उसके तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज में पैसा जो है वो लगाया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, लेकिन वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू की जाएगी। और साथ ही साथ अब उसको ऑप्शनल बना दिया गया। पहले मतलब ये कंपलसरी था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ही जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने पैसा डालना है। अब ये ऑप्शनल कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एजेंट जो होंगे उनको 9 इंश्योरर्स के साथ टाई अप करने की परमिशन मिल गई है। पहले 3 इंश्योरर्स के साथ ही वो टाई अप कर सकते थे, बिल्कुल सही है। और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, 6 इंश्योरर्स के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। पहले वो 2 इंश्योरर्स के प्रोडक्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, और 6 अलग होंगे लाइफ के, 6 जनरल के होंगे, 6 हेल्थ के होंगे, मतलब टोटल 18 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। जो सॉल्वेंसी रेशो है उसको रिड्यूस कर दिया है, 0.50 से 0.20% कर दिया है, जो कि यूनिट लिंक्ड प्लान्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के। ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये 0.50 से नहीं 0.80 से कम करके 0.60% कर दी है सॉल्वेंसी रेशो। और यहीं अगर प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के लिए देखें तो ये सॉल्वेंसी रेशो 1.10% से 0.10% से 0.05% जो है वो कर दी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जो भी प्रमोटर्स होंगे वो अपना जो भी स्टेक है उसको डिल्यूट कर सकते हैं, 26% तक लेके आ सकते हैं, लेकिन जो इंश्योरर होगा उसका सॉल्वेंसी रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, और पिछले 5 साल के अंदर और अगले 5 साल के अंदर भी जो है वो उसका ये रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए किसी भी लिस्टेड एंटिटी के अंदर। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट जो गलत है वो कौन सी है, तीसरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जो है वो सोलर पावर प्लांट के लिए इशू करेंगे। देखो म्युनिसिपल बॉन्ड पहले भी आ चुके हैं, सबसे पहला शहर था जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए थे वो पुणे था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की, और वो भी सोलर पावर प्लांट के लिए। तो ऐसी पहली म्युनिसिपैलिटी बन गई है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया का फर्स्ट म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, वो इशू करेंगे ताकि पैसा जो है वो इकट्ठा किया जा सके और एक सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाया जा सके। तो 10 साल का ये बॉन्ड होगा जो कि दिसंबर 2022 में जो है वो स्पेशली इशू किया जाएगा, ताकि 2.6 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे किए जा सके, मतलब लगभग $31 मिलियन जो है वो इकट्ठे किए जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशली कहा है कि ये कंपनी अब नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को अपने साथ नहीं जो है वो मिला सकती, अभी उसके ऊपर रोक लगाई गई है। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को कहा है कि आप जो है वो दोबारा से पेमेंट एग्रीगेटर का सर्विसेज लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करेंगे। मतलब अब पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को दोबारा से एप्लीकेशन को रीसबमिट करना पड़ेगा 120 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो बन सके। मतलब जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो आप सर्विसेज लेना चाहते हो और कोई और सर्विसेज दे रहा है लेकिन आप पेटीएम के माध्यम से यूज कर रहे हो, अब वो नए मर्चेंट्स जो है वो इसमें ऑनबोर्ड नहीं हो सकते। तो इसलिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जो है वो नए ऑनलाइन मर्चेंट्स को अपने यहाँ पे नहीं लेके आ सकता।
जब तक उनको दोबारा से पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो नहीं मिलता। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट हैं अगर हम रिसेंटली 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन देखें। तो यह है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यूनेस्को की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से सही हैं। तो 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया, ये 13 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को दिया गया जो कि 6 अलग अलग शहरों में स्थित है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और जे 6 अलग अलग शहर जो है वो अलग अलग कंट्रीज में है, जैसे कि अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल, ईरान, थाईलैंड। तो इन 6 कंट्रीज में ये 13 प्रोजेक्ट हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जिसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्पेशली दिया गया एक प्रोजेक्ट की रिस्टोरेशन को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसको बहुत ही अच्छे से रिस्टोर किया गया, दोबारा से बनाया गया, तो इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तो पहले 2 पॉइंट तो यहाँ पे सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक कैटेगरी है डिस्टिंक्शन कैटेगरी, जो कि मिला है स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया गया, जो कि 9 सैटेलाइट्स को लेके गया है, जिसमें इंडिया की एक सैटेलाइट इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी जो है वो मौजूद है 6 नंबर की EOS-06, और एक INS-2B सैटेलाइट भी मौजूद है। ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है? तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये सैटेलाइट है भूटान की। ये आपने याद रखना है, 9 सैटेलाइट में एक सैटेलाइट आपको ये भूटान की भी मिलेगी, और ये इंडिया और भूटान का बेसिकली कोलैबोरेटिव मिशन है जिसके थ्रू इस सैटेलाइट को भेजा गया है। तो PSLV आपको पता ही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 रॉकेट, और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है वो लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में थर्ड जो है वो सर्वे वेसल लार्ज या SVL, जो आप कह सकते हो कि सर्वे वेसल है, उसको लॉन्च किया गया जिसका नाम है इक्षक। और ये लार्सन एंड ट्यूब्रो की जो कत्तुपल्ली फैसिलिटी है चेन्नई तमिलनाडु में, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। क्या बता सकते हो कि कौन सी कंपनी के साथ मिलके जो है वो इक्षक को बनाया गया? L&T ने, और इंडियन नेवी के लिए इसको बनाया गया है। तो आपने याद रखना है, टोटल सर्वे वेसल जो लार्ज है वो 4 बनानी है, जिसमें ये तीसरी है, और इसका नाम है इक्षक प्रोजेक्ट, और इसको बनाया है साथ में मिलके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। तो याद रखना है, इक्षक जो है वो थर्ड वेसल है सर्वे वेसल लार्ज कैटेगरी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो सर्वे वेसल लार्ज है हमारे पास, ये जो पुरानी चल रही है संदायक क्लास सर्वे शिप जो हैं वो उनको रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये इसमें नई टेक्नोलॉजी है, ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो ओशन का डाटा जो है वो हमें अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सर्वे वेसल जो लार्ज हैं, ये 110 मीटर जो है वो लंबी हैं, 16 मीटर जो है वो वाइड हैं, और इनकी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3400 टन्स है, और इसमें 231 पर्सोनल जो है वो आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच स्पेस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप, कौन सी ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो स्पेस से रिलेटेड है, जिसने इंडिया का पहला लॉन्च पैड जो है वो लॉन्च किया, फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में उसको लॉन्च किया गया है। देखो, ये ऐसा लॉन्च पैड होगा जहां पे रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनी जो है वो उस लॉन्च पैड को ऑपरेट करेगी, और ये प्राइवेट कंपनी कौन सी है? अग्निकुल कॉस्मोस। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप है, और इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बेस्ड इन्होंने लॉन्च पैड जो है वो लॉन्च किया है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया है। और इसके 2 सेक्शन हैं, एक तो अग्निकुला लॉन्च पैड है और एक अग्निकुला मिशन कंट्रोल सेंटर है। और इस फैसिलिटी को स्पेशली S सोमनाथ जी ने जो है वो उद्घाटन किया है, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ इसको सपोर्ट किया है इसरो ने और इन स्पेस ने। इन स्पेस का यहाँ पे मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अस्त्रा हिंद एक्सरसाइज की गई 2022 की, जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्रीज की? हिंद से पता लग रहा है इंडिया है, अस्त्र से पता लग रहा है ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कहाँ पे हुई है? ये महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में हुई है, बीकानेर राजस्थान में। देखो, पहली चीज यहाँ से पता लग रही है एक्सरसाइज का नाम,
दूसरा यहाँ पे पता लग रहा है कंट्री कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तीसरा यहाँ पे पता लग रहा है कहाँ पे हुई है, राजस्थान इंडिया में हुई है, और ये एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन है इस एक्सरसाइज का, और इंडियन आर्मी को स्पेशली रिप्रेजेंट किसने किया है, डोगरा रेजिमेंट ने इसको रिप्रेजेंट किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में सेबी ने अपनी दो कमेटीज को रिस्ट्रक्चर किया है, दोनों एडवाइजरी कमेटीज हैं। एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लेके कमेटी है, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेके जो है वो कमेटी बनाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कमेटी की। तो इसके अंदर कितने मेंबर हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कमेटी के अंदर, क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो हसमुख अदिया हैं, और इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, 16। और आपको पता होना चाहिए हसमुख अदिया जो हैं वो पहले जो है वो क्या रह चुके हैं, पहले हमारे जो हैं वो सेक्रेटरी रह चुके हैं फाइनेंस के अंदर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, 16 मेंबर की इस कमेटी को लीड करेंगे। नेक्स्ट एक 18 मेंबर की कमेटी है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और इसको लीड कौन करेंगे, आर बाला सुब्रमण्यम जी लीड करेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि क्या होगा, सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्ब्स इंडिया 100 रिचेस्ट 2022 की लिस्ट जो कि नवंबर में रिलीज की गई, इस लिस्ट को कौन टॉप करता है, 150 बिलियन डॉलर के साथ। 150 बिलियन डॉलर उनकी नेटवर्थ है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सबसे ऊपर अब कौन आ गया है, गौतम अदानी जो है वो आ चुके हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ जो है वो 150 बिलियन डॉलर आंकी गई है, और इसमें दूसरा स्थान आंका गया है मुकेश अंबानी जी का, जिनकी टोटल नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर जो है वो आंकी गई है। और तीसरा स्थान है इसमें राधा किशन दमानी का। राधा किशन दमानी जो कि डी मार्ट के फाउंडर हैं, उनकी जो वेल्थ आंकी है वो 27.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन में सबसे ऊपर कौन है। वुमेन में सबसे ऊपर है सवित्री जिंदल। सवित्री जिंदल चेयरपर्सन है ओपी जिंदल ग्रुप की, और वो इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। उनकी टोटल वेल्थ जो है वो 16.4 बिलियन डॉलर है, 16.4 बिलियन डॉलर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। अगर हम 11th एडिशन देखें फिकी का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टफ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड जो 2022 के फिकी की तरफ से दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्टर 14 फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, उसको बेस्ट स्कूल का अवार्ड दिया गया है जो कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो बेस्ट स्कूल प्रमोटिंग स्पोर्ट्स में मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सबसे आगे है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही हो गया। द्रोणाचार्य अवार्डी और फॉर्मर रणजी क्रिकेटर सरकार तलवर, वो डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स है इस मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अवनी लखेरा जी जो कि इंडियन पैरालंपियन और राइफल शूटर हैं, जो कि 2 मेडल जीत के आई थी टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में, उनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल 1 2 3। और ये फिकी की तरफ से 11th एडिशन था, इसको हैशटैग टफ के नाम से जाना जाता है, और इसका थीम था विजन एट द रेट 2047, और 2047 इसलिए क्योंकि 100 ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे कि 100 साल तक जो है इंडियन स्पोर्ट्स जो है वो कहां तक पहुंचता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लें, क्योंकि इससे पहले जो है वो आशीष कुमार चौहान जी थे। आशीष कुमार बन गए हैं अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, क्योंकि उन्होंने जुलाई के महीने में रिजाइन कर दिया था। और अब नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बनाए गए सुंदर रमन रामामूर्ति। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। और ये दूसरी बार है कि उनको आप कह सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंदर, जो कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इंडेक्स को रिलीज किया गया है। एक है जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन, एक है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और एक है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन से इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जो है वो आंका है, और इसमें इंडिया का स्थान जो है वो 8वां है। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। 8वां स्थान है इंडिया का 63 में से, बहुत ही अच्छा स्थान है। इंडिया के पॉइंट्स हैं 67.35 पॉइंट है, और इंडिया को हाई परफॉर्मेंस रेटिंग के तौर पे आंका गया है। लेकिन पहली 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री को नहीं आंका गया, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं उसमें कोई भी कंट्री फिट ही नहीं हो रही।
तो अगर हम चौथे नंबर पे देखें या लिस्ट में टॉप पे देखें तो वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क, जो कि सबसे अच्छे एनवायरनमेंट के तौर पे जानी जाती है, इसकी हाई रेटिंग है और ओवरऑल चौथा रैंक जो है वो इसका आंका गया है। और पांचवा स्थान जो है वो स्वीडन का है और छठा स्थान जो है वो चिले का है, लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है? आठवां है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली बेस्ट इन क्लास अवार्ड दिया गया है इन्वायरमेंट के लिए, सोशल और गवर्नेंस के लिए, मतलब ईएसजी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए केयर एज रेटिंग की तरफ से। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, इसको आप स्लाइड से ही पढ़ सकते हो और ये बैंक है ईएसएफए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ईएसएफए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट इन क्लास रेटिंग अवार्ड दिया गया है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाने के लिए। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में आरबीआई ने अप्रूव कर दिया कि वो 9 स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स जो हैं वो खोलेंगे ताकि ओवरसीज ट्रेड को इंडियन रूपी में प्रमोट किया जा सके। और इसमें से कौन से इंडियन बैंक हैं जिन्होंने स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स खोले हैं आरबीआई की अप्रूवल लेके? वॉस्त्रो अकाउंट का सिंपल सा मतलब है कि किसी और बैंक का अकाउंट जो है वो यहाँ पे खोला जा सकता है किसी और बैंक की मदद से, मतलब एक थर्ड पार्टी अकाउंट के तौर पर उसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये दो बैंक हमारे पास कौन से हैं? एक तो यूको बैंक है और एक इंडसइंड बैंक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। और ये 9 बैंक्स में अगर हम देखें वॉस्त्रो जो अकाउंट खोलेंगे, एक तो है सबर बैंक और एक है वीटीबी बैंक। ये टॉप 2 बैंक्स हैं जो रशिया के हैं। ये अपना अकाउंट अपनी ही ब्रांचेस में खोलेंगे इंडिया के अंदर ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सके और इंडियन रूपी में ही ट्रेड हो सके। और एक रशिया का बैंक है गैज़प्रोम बैंक, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो वो यूको बैंक की मदद से जो है वो यहाँ पे अकाउंट खोलेगा और कलकत्ता ब्रांच में वो अकाउंट खोलेंगे। और 6 और अलग अलग रशियन बैंक जो हैं वो इंडसइंड बैंक में अपना वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो खोलेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है इजिप्ट की सरकार के साथ, और ये $8 बिलियन का एग्रीमेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएंगी वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट के अंदर। तो इजिप्ट के अंदर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाना है और ये कंपनी कौन सी है जो उसको बनाएगी? रीन्यू पावर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो रीन्यू पावर जो कि एक सब्सिडरी है रीन्यू एनर्जी ग्लोबल कंपनी की, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है ये। तो इसने एक एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के साथ कि हम बना देंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि कहाँ पे बनाना है? स्यूज कैनाल के पास बनाना है, जो कि एक इकोनॉमिक जोन है। तो $8 बिलियन इसमें टोटल खर्चा आएगा और लगभग पूरे 1 साल के अंदर जो है वो 2,20,000 टन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन ये प्लांट जो है वो पैदा करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बाली दौरा देखें इंडोनेशिया में जब वो गए थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पहले पॉइंट के अंदर बहुत सी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाली इंडोनेशिया क्यों गए? सबसे पहले याद रखना है 17th एडिशन था G20 समिट का, जो कि किसकी प्रेसिडेंसी में हो रहा था? इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में हो रहा था। और इसमें स्पेशली एक खास थीम रखा गया, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इकट्ठे जो है वो क्या होंगे? यहाँ पे रिकवर होंगे। तो अब जो है वो इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिल चुकी है। 1 दिसंबर से इंडिया ऑफिशियली इस प्रेसिडेंसी को ले लेता है, जिसका थीम क्या होगा? वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर। तो ये थीम जो है वो इसका रखा गया है, जो कि ग्रोथ और फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इंडिया के पास अब G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले साल जो है वो ये मीटिंग होगी, मतलब 18th नंबर की जो G20 समिट होगी वो कहाँ पे होगी? इंडिया में, न्यू दिल्ली में होगी, 9 से लेकर 10 सितंबर के बीच में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस समिट के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 28वीं ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग G20 नेशंस ने जो है वो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी लगाई हैं ताकि हम किसी तरह से फूड प्राइसेस को कंट्रोल कर सकें। और खास करके मई और अक्टूबर 2022 के बीच में इस चीज़ों को किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अंदर स्पेशली ये बताया गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ इंडोनेशिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की गई है। ये इंडोनेशिया ने G7 कंट्रीज के साथ की है ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा किया जा सके, डीकार्बोनाइज किया जा सके इंडोनेशिया को। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ABC। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है। कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली 150 मिलियन यूरो लोन एग्रीमेंट साइन किया एक जर्मन बैंक के साथ जिसका नाम है KfW डेवलपमेंटल बैंक, ताकि ये पैसा सोलर सेक्टर में लगाया जा सके, जो सोलर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको लोन दिया जा सके।
तो ये पैसा इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा एज ए लोन। तो ये आपने याद रखना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंकिंग स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट साइन किया गया एसबीआई कैपिटल मार्केट की तरफ से, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और ये COP 26 लास्ट ईयर में भी हमने लक्ष्य लिया था कि हम जो है वो पंच अमृत गोल के ऊपर जाएंगे, जिसमें सोलर सेक्टर को आगे लेके आने की बात जो है वो कही गई थी। और ये 150 मिलियन यूरो लोन जो है वो एसबीआई यूज करेगा आगे लोन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है ताकि अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जा सके। और ये ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरी कैपिटल मार्केट को यही कंट्रोल करते हैं तो यही अपने रूल्स में चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना रूल है LODR, जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपॉइंटमेंट और रिमूवल में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस जो है वो स्पेशली की हैं। और इस नई ओपिनियन के अकॉर्डिंग और नए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है रिमूवल जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी वो दो चीजें देख के होगी, एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, फिर जो है मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो उनकी मेजॉरिटी लेके जो है वो पास किया जाएगा। तो उसके बेसिस के इनको रिमूवल जो है वो किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट जो है वो की जा सकती है। सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में कौन सी स्टेट को $400 मिलियन का लोन जो है वो दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, ताकि वो 5000 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो अपनी स्टेट में स्टार्ट कर सके। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि इन्वायरमेंट को साफ किया जा सके। और ये स्टेट है महाराष्ट्र, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन जो है वो दिया है। तो रिसेंटली COP 27 हुई है जो कि इजिप्ट में हुई है, तो उसके अंदर ये बात कही गई थी कि हम इतना लोन जो है वो $400 मिलियन का महाराष्ट्र को देंगे ताकि अच्छे से हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत कर सकें, ई मोबिलिटी के ऊपर हम फोकस कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन कौन से हैं जिनको रिसेंटली फॉर्चून की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब 40 लोगों की ऐसी लिस्ट जो कि उम्र वाइज 40 से कम कम है और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, उनको शामिल किया गया। और ऐसे इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैं, एक तो कनव करिया जी जो हैं वो कि प्रेसिडेंट हैं जंप क्रिप्टो के, और एक अंकित गुप्ता हैं जो कि फाउंडर एंड CEO हैं बाइसाइकिल हेल्थ के। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोथ 1 और 2। तो याद रखना है, अंकित गुप्ता फाउंडर एंड CEO ऑफ बाइसाइकिल हेल्थ और कनव करिया प्रेसिडेंट ऑफ जंप क्रिप्टो, ये दो ऐसे इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको फॉर्चून ने अपनी 40 अंडर 40 लिस्ट के अंदर शामिल किया है। और स्पेशली ये इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिजनेस को 2022 के अंदर अलग अलग लेवल पे शेप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अंकित गुप्ता जो हैं वो स्पेशली हेल्थ एंड बायोसाइंस कैटेगरी के अंदर आए हैं, और कनव करिया जो है वो फाइनेंस एंड क्रिप्टो कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्लेयर, ऐसे इंडिया के पहले प्लेयर कौन है जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो एथलीट कमीशन है उसमें शामिल हुए हैं। फर्स्ट प्लेयर हैं जो इस कमीशन में शामिल हुए हैं और इनका नाम है अचंता शरद कमल। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो एक लेजेंडरी टेबल टेनिस प्लेयर अचंता कमल शरनाथ जो कि एक एथलीट कमीशन में शामिल हुए हैं, और वो कमीशन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का है। टोटल 8 एथलीट इस कमीशन में शामिल किए गए, 4 मेल और 4 फीमेल, जो कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया से शामिल किए गए हैं। और इसमें 2 हाईएस्ट वोटेड पैरा एथलीट भी शामिल किए गए हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो है इस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स का टाइम पीरियड होगा वो 4 साल का होगा, 2022 से लेके 2026 तक। तो नाम याद रखने, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं टेबल टेनिस कैटेगरी के अंदर, और ये है अचंता शरद कमल। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया है किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर का किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना टाइम पीरियड हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर का पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। पहले मैक्सिमम टाइम पीरियड था कि 5 साल ही हो सकता है, लेकिन अब ये कर दिया है 10 साल तक। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली ये नोटिफाई किया है कि या तो 60 साल की एज नहीं हो जाती तब तक वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 साल के लिए अपॉइंट जो किए जा सकते हैं, लेकिन 10 साल का टाइम पीरियड इकट्ठा नहीं होगा। पहले जब अपॉइंटमेंट होगी तो 5 साल से ज्यादा नहीं होगी, 5 साल तक हो सकती है, फिर उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, इस टर्म को मिला के 5 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। लेकिन ये जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछ के ही आप ये सब चीजें कर सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
प्लान में आती है जिसके अंदर इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके है वो लगाई जाएगी। मतलब ये अनाउंसमेंट हो गई है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो वहीं पे लगाई जानी है। और वो जगह कौन सी है? न्यू दिल्ली, जहां पे ये कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जो है वो लगाई जाएगी। अभी सिर्फ एक ही सेंटर है हमारा, नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर NCCT, जो कि ओनली इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो इसीलिए अब बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए एक जो है वो शिक्षा दी जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने की कोशिश जो है वो स्पेशली की जा रही है, ताकि हम जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, हम कोऑपरेटिव फार्मिंग के ऊपर फोकस कर सकें, और स्पेशली GEM जो कि गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है, उस पोर्टल को आगे लेके जा सकें। किसको रिसेंटली जयपुर फुट USA फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स के लिए? तो कोविड-19 में जिन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की है विदाउट एनी, आप कह सकते हो कि उनकी कोई अपनी ज़रूरत या अपनी कोई भावना ऐसी हो जिसमें उनको कुछ चाहिए सरकार से या किसी और से, तो उस भावना को छोड़ते हुए उन्होंने खुद से आगे आके जो है वो लोगों की हेल्प की है। इसलिए USA की तरफ से इसी साल 2022 में एक नया अवार्ड स्टार्ट किया गया जिसका नाम है जयपुर फुट USA ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो आपने याद रखना है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है वो सबसे पहली पर्सनैलिटी है दानिश मंजूर भट्ट। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। ये बहुत ही फेमस कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं और फर्स्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये एक सेरेमनी की गई न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे ये उनको अवार्ड दिया गया। तो दानिश मंजूर भट्ट जो है वो एक न्यूज़ वीक मैगजीन जो है वो एशिया के अंदर लॉन्च करते हैं, एक एडिटोरियल डायरेक्टर है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल एडिटोरियल स्ट्रेटजी एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और ये अवार्ड स्पेशली उन लोगों को ऑनर प्रदान करता है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जो कि सेल्फलेस वर्क करते हैं स्पेशली सोसाइटी के लिए, और इनका अपना कोई मतलब नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं, लोगों के लिए ये काम करते हैं। तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर IAS CV आनंद बोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कौन सी स्टेट का गवर्नर जो है वो रिसेंटली लगाया गया है? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इससे पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे वो थे ला गणेशन जी। ला गणेशन जी को एडिशनल चार्ज दिया गया था। क्यों दिया गया था एडिशनल चार्ज? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे थे जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी बने वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद ला गणेशन को दिया गया एडिशनल चार्ज, क्योंकि ला गणेशन जी जो हैं वो खुद जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के गवर्नर हैं, तो इसलिए उनको एडिशनल चार्ज जो है वो यहाँ पे दिया गया। और अब जो है वो ला गणेशन की जगह जो है वो परमानेंट आ चुके हैं CV आनंद बोस। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और CV आनंद बोस बहुत ही फेमस IAS ऑफिसर है, 1977 बैच के IAS ऑफिसर है, केरला कैडर है इनका। फेमस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन ने इनको बहुत बार इनके आइडियाज के लिए इनको अलग अलग बार जो है वो अवार्ड दिया। 4 बार जो है वो इनके अलग अलग आइडियाज को आगे लेके जाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया, और ये स्पेशली गुड गवर्नेंस को लेके आइडियाज देते हैं। ला गणेशन जी के पास कौन सी स्टेट का चार्ज है? मणिपुर के ये गवर्नर हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया था इनको बंगाल का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी एरोस्पेस कंपनी है जिसने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम-S जो है वो लॉन्च किया है, और ये इसरो और इन स्पेस की मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये भी प्राइवेट कंपनी आ गई। पहले हमने प्राइवेट लॉन्च पैड देखा था, अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है वो बनाया था। अब ये प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो इस रॉकेट का नाम रखा गया विक्रम-S या विक्रम VKS आप इसको कह सकते हैं। और ये आप एक तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की मदद से इसको लॉन्च किया गया। और जो ये आपके पास कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, ये हैदराबाद बेस्ड या तेलंगाना बेस्ड जो है वो एक स्टार्टअप कंपनी है। और विक्रम नाम आपको नाम से पता लग रहा है, विक्रम साराभाई जी के नाम से रखा गया है। तो इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, जिसका नाम है मिशन प्रारंभ। मिशन प्रारंभ। तो उसी के तहत जो है वो इस विक्रम-S रॉकेट को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है जिसको रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है, जिसको एक्सेल अवार्ड के नाम से जाना जाएगा, जिसका मतलब है एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। और ये कंट्री कैटेगरी के अंदर उनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया गया है हमारा प्यारा भारत। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी फैमिली प्लानिंग को लेके। ये कहाँ पे हुई थी? पताया, थाईलैंड के अंदर, जहाँ पे ये अनाउंस किया गया कि इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम किया है, जिसके कारण उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
When was the first World Day for the prevention of and healing from child sexual exploitation, abuse, violence 2022 ऑब्जर्व किया गया? तो बच्चों के साथ जो सेक्सुअली शोषण हो रहा है, उनके साथ अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रही है, तो उस चीज को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उनके गांवों को भरा जा सकता है। तो ये पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो इस साल से की गई है और पहली बार ये दिन मनाया गया 18 नवंबर 2022 को। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन लेके कौन आया था? एक तो सेरा लियोन कंट्री और एक नाइजीरिया, दोनों ने इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा और इसको बहुत सी कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया, 120 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया और इसको सब लोगों की वोटिंग के थ्रू, कंसेंसस के थ्रू इसको अब बना दिया है एक इंटरनेशनल डे, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश जाके हैं और उत्तर प्रदेश जाके हैं? एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें पहली स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम है दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में, उसका उद्घाटन किया ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ सके। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे याद रखना है दोनी पोलो एयरपोर्ट। और इस विजिट के दौरान जो अरुणाचल प्रदेश में हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, उसका भी उद्घाटन किया और इसकी लागत है 8450 करोड़, लगभग 8500 करोड़ रुपीस जो है इसकी लागत है। और ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से लगाया गया है। आंसर ये भी सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम, एक महीना चलने वाला ये प्रोग्राम जो कि काशी वाराणसी में, उसका भी उद्घाटन किया। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इसमें आईआईटी मद्रास और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों मिलके जो हैं वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि COP27 इजिप्ट में हुई है, जिसकी हम बात कर रहे थे, नवंबर में हुई है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट सही नहीं है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि COP27 हुई कहाँ पे है? एग्जैक्ट जगह है शर्म अल शेख, जो कि कहाँ पे है? इजिप्ट में। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शर्म अल शेख अडेप्टेशन एजेंडा जो है वो पास किया गया, जो कि COP27 एजेंडा के नाम से जाना जाएगा। इसमें कई हाई लेवल चैंपियंस और कई कंपनीज जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो ये बिल्कुल सही है। और एक एनर्जी ट्रैकर एशिया एनालिसिस के अकॉर्डिंग माने तो इंडिया एंड चाइना जो हैं वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टारगेट्स के अंदर जो है वो बहुत ही आगे हैं, मतलब उसको अचीव कर सकते हैं 2030 तक। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और COP27 ये पार्टीज जो हैं इन्होंने एग्री किया है कि एक फंड बनाते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड। तो इसका मेन एजेंडा यही होगा कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पहली बार हुआ है कि इस तरह के फंड को बनाया गया है ताकि किसी को भी पैसा जो है वो दिया जा सके और किसी को भी कोई नुकसान होता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन कोई प्रोजेक्ट, तो यहाँ से वो फंड जो है वो उठा सकता है। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने स्पेशली अनाउंस किया एक रोड मैप, आर सोलर फ्यूचर रोड मैप टू मोबिलाइज $5 ट्रिलियन बाय द ईयर ऑफ 2025। ये गलत है, यहाँ पे $1 ट्रिलियन है और ये 2030 तक है। तो इसका मतलब 4 स्टेटमेंट गलत हो गई, तो इसका मतलब आंसर जो है वो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के देखें, एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता जी, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर जो है वो, या पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है? यहाँ पे सही है। और ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल अचंता जी, जो कि हमने पहले भी बात की है कि इनको चुना गया है एथलीट कमीशन के अंदर। एथलीट कमीशन में, जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एथलीट कमीशन है, ये पहले प्लेयर हैं जिनको चुना गया। अब इनको मेजर ध्यान खेलचंद अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। टोटल इस अवार्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो और भी प्लेयर्स को चुना गया है, लेकिन आप ये जान सकते हो कि ये ऐसे दूसरे प्लेयर हैं टेबल टेनिस कैटेगरी से जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मनिका बत्रा को यह अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स और गेम्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है और ये 25 पर्सनैलिटीज को मिला है। एक एल्डोस पॉल को मिला है एथलेटिक्स कैटेगरी के अंदर, निखत जरीन को मिला है बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर, लेकिन और भी कई प्लेयर्स को, मतलब 25 पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड जो है वो स्पेशली दिया गया है। तो ये भी बात जो है यहाँ पे सही है।
बिमल प्रफुल्ला घोष जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, उनको लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया और उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कोचेस में शामिल हैं स्पोर्ट्स और गेम्स कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है और इसमें टोटल 7 अवार्डीज हैं जो द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी के अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्लिंग इंस्टीट्यूट। याद रखना है, क्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि ओडिशा में स्थित है, उनको ये खेल रत्न अवार्ड दिया गया और 3 और भी अवार्डी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। तो 4 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइज है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। 2021 का ये मिला है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को। तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। प्रथम जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, उनको इस प्राइज से नवाजा गया। और हामिद अंसारी जी जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये प्रथम एजुकेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको ये अवार्ड दिया और सोनिया गांधी जी ने इस अवार्ड को प्रस्तुत किया क्योंकि वो चेयरपर्सन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की। अगला क्वेश्चन है, किसको गांधी मंडेला प्राइज दिया गया 2022 का? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से ही चाहे याद रख लें, इतना की पूछा जा सकता है। गांधी मंडेला अवार्ड जो है वो 14th दलाई लामा को दिया गया, लेकिन ये अवार्ड किसने दिया? ये अवार्ड दिया गवर्नर हैं जो हिमाचल प्रदेश के, कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, उन्होंने इस अवार्ड को दिया। वहां पे क्यों दिया गया? क्योंकि 14th दलाई लामा को दिया गया और ये दिया गया धर्मशाला मैक्लोडगंज के अंदर, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में दिया गया। और इसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा वो भी इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया है इंडिया का? देखो, जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझा देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुशील चंद्र। कौन थे? सुशील चंद्र। इलेक्शन कमिश्नर थे अनूप चंद्र पांडे और एक थे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी। लेकिन अब क्या हुआ, सुशील चंद्र जो हैं वो चले गए थे, उसकी जगह पे आए राजीव कुमार जी। तो एक पोजीशन ये इलेक्शन कमीशन वाली खाली पड़ी हुई थी, तो इस जगह पे लगा दिया गया अरुण गोयल जी को, जिसके ऊपर काफी न्यूज़पेपर में आप कंट्रोवर्सी पढ़ रहे हो कि कैसे इलेक्ट किया, क्यों लगाया गया, किस तरह से लगाया गया। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैं और एक इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? अरुण गोयल जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरुण गोयल जी एक रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और साथ ही साथ याद रखना है 1985 बैच हैं और पंजाब कैडर से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ऐसी पहली इंडियन महिला बन गई हैं जो कि एशियन कप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। और ये एशियन कप जो है वो टेबल टेनिस का एशियन कप है, जिसको नाम दिया गया एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप 2022। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ। ये एशियन कप जो टेबल टेनिस का है ये हुआ बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, और इसके अंदर ऐसी पहली महिला जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं वो है मनिका बत्रा। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और ये ऐसी पहली इंडियन बन गई हैं और सेकंड ऐसे टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो कि एशियन कप टूर्नामेंट के अंदर कोई मेडल जो है वो लेके आए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, इंटेंट ऑफ कॉपरेशन साइन किया है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को लेके, वेदर एक्सट्रीम्स को लेके, क्लाइमेट मॉडलिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके यूरोपियन यूनियन के साथ? एक स्टैटिक क्वेश्चन है और ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो इंटेंट ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है, इसका मेन मकसद यही है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका यूज करके हम बायो मेडिसिन के अंदर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, कोविड-19 थेरेपीज को आगे बढ़ा सकें, क्लाइमेट चेंज से हम किसी तरह से रोक सकें या उससे बच सकें या उसको अडेप्ट कर सकें, और नेचुरल डिजास्टर्स को रोक सकें, और इसको क्वांटम कंप्यूटर की मदद से जो है वो किया जा सकता है। तो इंडिया और यूरोप जो है वो दोनों मिलकर अपने सुपर कंप्यूटर्स का इकट्ठे यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। फिर से हम बात करेंगे COP27 की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
तो अगर हम इनकी स्टेटमेंट को देखें ध्यान से तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। तो पहला क्या है, द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बनाना है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड से जो है वो पैसा लिया जाएगा और ये एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड जो है वो होगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इजिप्शियन शुगर एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ। ये गलत है यहाँ पे, ये L&T नहीं है, ये है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये एमओयू साइन किया है इजिप्ट की कंपनी शुगर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल गलत होगी यहाँ पे, तो क्योंकि हमने इसको करेक्ट कर दिया। इंडिया और स्वीडन ने एक सबमिट होस्ट की यहाँ पे, लीड IT सबमिट, जो कि COP27 के साथ ही की गई, शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर ही। तो ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। और एक टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो लॉन्च किया गया अर्बन डीकार्बनाइजेशन के लिए। और इसका मतलब है कि हम किसी तरह से कार्बन को अर्बन एरियाज में कम कर सकें, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से इस टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को लॉन्च किया गया है और इसको 4 और ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से जो है वो तैयार किया गया था। और इंडिया स्पेशली कमिट कर चुका है कि हम 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक जो है वो कार्बन सिंक करेंगे, मतलब कार्बन को हम किसी न किसी तरह से एनवायरनमेंट में खत्म करेंगे 2030 तक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो 2 है। इंडिया का रैंक कौन सा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अंदर, जो कि पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट की तरफ से लॉन्च किया गया नवंबर 2022 में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक जो है वो दोस्तों इसमें है 61st। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। पिछले साल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है वो 67 था, अब थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, मतलब 6 स्थान जो है इंडिया का स्थान जो है वो इंप्रूव हो गया है। और इस इंडेक्स को टॉप करता है यूएसए, जो कि मोस्ट नेटवर्क रेडी सोसाइटी है। उसकी ओवरऑल पॉइंट जो है वो 80.3 है। इसमें दूसरा स्थान जो है वो सिंगापुर का है और चौथा स्थान जो है वो इसमें स्वीडन का है। तो आपने याद रखना, पहला स्थान यूएसए का, दूसरा सिंगापुर का, चौथा नहीं स्वीडन का, तीसरा जो है वो किसका है, स्वीडन का, दूसरा सिंगापुर का और फर्स्ट यूएसए का। इंडिया का स्थान जो है वो 61st है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली नेशनल अवार्ड से नवाजा गया पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अटल पेंशन योजना के अंदर बहुत ही अच्छे से इनरोलमेंट किए, बहुत ही अच्छे से उसके ऊपर काम किया है। और ये बैंक कौन सा है, ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो लगभग 3,34,000 लोगों को जो है वो अटल पेंशन योजना के अंदर नए अकाउंट्स खोल के देता है। और 2022-23 का जो लक्ष्य था वो था 50,000 नए अकाउंट्स ओपन करना, जिसमें से इन्होंने 69,000 से भी ज्यादा अकाउंट्स जो हैं वो इसके अंदर जोड़े हैं अटल पेंशन योजना के अंदर। तो इसलिए बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया इनको अटल पेंशन योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई बेस्ड एक बैंक है जिसका नाम है एमिरेट्स NBD। तो उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो और कितना पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर सकें और 2 नई ब्रांचेस इंडिया के अंदर खोल सके, एक चेन्नई के अंदर, एक गुरुग्राम में। और उनकी ऑलरेडी एक ब्रांच है मुंबई के अंदर। तो 3 ब्रांचेस जो है वो इस बैंक की इंडिया के अंदर हो जाएंगी। तो $100 मिलियन जो है वो और इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया के अंदर, और ऑलरेडी $300 मिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो 5 साल के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर वो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को आगे बढ़ा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट बन चुके हैं जिनको अवार्ड दिया गया है बैले के एशफोर्ड मेडल 2022 फास्ट MH अवार्ड भी उनको दिया गया है। तो ये 2 अवार्ड दिए गए हैं, एक बैले के एशफोर्ड मेडल, एक 2022 फास्ट MH मेडल। और फास्ट MH का यहाँ पे मतलब है, याद रखना आपने, फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन। तो ये 2 अवार्ड हासिल करने वाले बन गए हैं डॉक्टर सुभाष बाबू जी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है डॉक्टर सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन जो हैं इन दोनों मेडल्स को रिसीव करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका ट्रॉपिकल मेडिसिन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, उसकी रिसर्च के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से ऐसे इंडियन बिजनेस वुमेन हैं जो कि फोर्ब्स 2022 की एशिया पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल की गई हैं? ऐसी इंडियन बिजनेस वुमेन जो कि एशिया पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल हैं,
ये 3 औरतें हैं, नमिता थापर हैं, सोमा मोंडल हैं, गजल अलाग हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1, 2, 3। तो इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। नमिता थापर जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया बिजनेस ऑफ एमक्योर फार्मा की, एमक्योर फार्मा कंपनी की। सोमा मंडल शायद सारे बच्चों को पता होगा कि ये चेयरपर्सन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, सेल की। और गजल अलाग बहुत ही कम बच्चों को पता होगा, ये को फाउंडर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं होनासा कंज्यूमर की। होनासा कंज्यूमर शायद आपने नाम ना सुना हो, ममा अर्थ जो है वो आपने सुना होगा। तो होनासा कंज्यूमर ही जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी है। तो इन 3 औरतों को शामिल किया गया एशिया पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है जो रिसेंटली G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है? तो आपको पता है कि 1 दिसंबर से ये प्रेसिडेंसी जो है वो किसके पास आ गई? इंडिया के पास। अब ये 30 नवंबर 2023 तक इंडिया तक ही रहेगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोगो, थीम जो है वो लॉन्च किया, इसकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहली तो दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। G20 लोगो जो है वो उसमें एक लोटस का फूल लगा हुआ है जो कि एक नेशनल फ्लावर है इंडिया का, और एक ट्राई कलर जो है वो हमारा फ्लैग जो है वो इसमें शो करेगा जो कि सैफ्रॉन, एक वाइट और ग्रीन कलर का होगा, और ब्लू कलर भी जहाँ पे शो किया गया है। और इसमें साथ ही एक हमारी अर्थ का जो इमेज है इस तरह से वो भी शो किया गया है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और थीम जो है वो G20 प्रेसिडेंसी का क्या होगा जो इंडिया के पास आएगी? वो होगा वासुदेव कुटुंबकम, जो कि मतलब रखता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी बात सही है और आपने याद रखना है ये 18th G20 होगी जो इंडिया में होगी अगले साल 2023 में। कहाँ पे होगी? नई दिल्ली के अंदर। अभी जो है वो 17th हुई है, कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया के अंदर। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बाली है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। इवन एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की, एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है G20 को लेके। तो सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल A, B, C। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम 15th एडिशन देखें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का? तो एक बार देख लेते हैं, स्टैटिक सा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स को आपने बस रीड कर लेना है एक बार। तो पहली स्टेटमेंट है 15th एडिशन जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया का हुआ है वो कोच्चि केरला में हुआ है। ये बात याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका थीम है आजादी @75, क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं। सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यूएमआई कॉन्फ्रेंस। यूएमआई कॉन्फ्रेंस या अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ केरला, क्योंकि ये हुई कहाँ पे है? कोच्चि केरला में। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और इसमें त्रिवेंद्रपुरम केरला जो कि मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीतता है अपने बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाने के लिए त्रिवेंद्रपुरम को ये अवार्ड नहीं मिलता है, ये मिलता है अहमदाबाद गुजरात को। तो ये आपने चीज याद रखनी है, मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जो है वो अहमदाबाद गुजरात को दिया गया। तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाती है, तो सी गलत है स्टेटमेंट, बाकी दोनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? सही पूछी थी तो ओनली ए और बी क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? सही है विद रिस्पेक्ट टू द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि क्वैकरली सीमेंट्स की तरफ से लॉन्च की गई नवंबर 2022 में। पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर ले। 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में आती हैं इस 15th एडिशन ऑफ QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसमें एशिया की यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है। तो बिल्कुल सही है, 19 इंडियन यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, जिसमें टॉप पे है IIT बॉम्बे। पहला रैंक जो है इंडिया में IIT बॉम्बे का है, ग्लोबल 40th रैंक है। फिर दूसरा है IIT दिल्ली का, ग्लोबल 46th। और फिर आता है IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, 52nd रैंक है। ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अदरवाइज इंडिया की टोटल 19 यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में शामिल हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है बीजिंग चाइना में है, और ये जो है वो आप कह सकते हो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बिल्कुल टॉप पे है। और दूसरा स्थान इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। तीनों स्टेटमेंट सही होने के साथ ही आंसर क्या होगा? इसका 4 होगा, ऑल 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन आते हैं। नवंबर 2022 में जस्टिस धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ जी जो हैं वो उन्होंने शपथ ले ली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? इससे पहले 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यू ललित जी, जो कि रिटायर हो गए हैं। उनका टाइम पीरियड बहुत ही जो है वो लाइक ब्रीफ टाइम पीरियड था।
तो आप कह सकते हो कि उनकी जगह अब 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ चुके हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़ जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो आपने इसमें 2-3 आर्टिकल याद रखने, एक तो 124(1), 124 जो है वो स्पेशली 2 याद रख सकते हो, इसमें 126, ये 3 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखने हैं, क्योंकि 124(1) के अंदर ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज होंगे और एक क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। 2 में स्पेशली ये बताया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, और 126 में ये बताया गया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर आपको परमानेंट नहीं मिल रहा है तो ये प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गिवन है। तो पुराने याद रखने हैं, नए याद रखने हैं, और साथ ही साथ DY चंद्रचूड़ जी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का रहेगा, क्योंकि ये रिटायर हो जाएंगे 10 नवंबर 2024 को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है जज की? 65 हो सकती है। अगला आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? अगर इंडिया का फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क को ध्यान से देखें, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। स्टैटिक सा क्वेश्चन है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी ने अप्रूव कर दिया है फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 160 बिलियन रुपीस के ये बॉन्ड जो है वो इशू करेगा अक्टूबर से लेके मार्च 2023 के बीच में, मतलब लगभग $1.93 बिलियन के बॉन्ड जो है वो इशू किए जाएंगे। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। एज पर द फ्रेमवर्क द मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड ए ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी। ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसको लीड कौन करेंगे? वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम जी, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑल A B C। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ, ताकि जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ाई जा सके, जापान जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सके? तो ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया जापान फंड को बनाएंगी, जिसके अंदर जो है वो इंडिया के अंदर किस तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी है, एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाना है, साथ ही साथ लो कार्बन एमिशन के ऊपर किस तरह से हमने काम करना है, इन चीजों के ऊपर जो है इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नवंबर 2022 में भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से जो है वो अप्रूवल दे दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली ये अप्रूवल दे दिया, लगभग 26,800 करोड़ रुपए का ये अप्रूवल है, ताकि BSNL को 4G बनाने का काम जो है वो कौन सी कंपनी करेगी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करेगी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो भारत संचार निगम लिमिटेड को अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 26,800 करोड़ के लगभग पैसा खर्च करके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है BSNL 4G नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। तो टाटा ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया एक, तो हमारे पास तेजस नेटवर्क के तौर पे, और एक TCS हो गया। ये 30,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाएगी, और साथ ही साथ जो है 4G नेटवर्क को प्रोवाइड करेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, Who has been recently appointed as फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है वो स्विट्जरलैंड टूरिज्म का बनाया गया है, और ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। ये स्पेशली स्विट्जरलैंड की जो लोकेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए, इंडियन ट्रेवलर्स को आकर्षित करने के लिए स्पेशली इनको फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। तो एज ए फ्रेंडशिप एम्बेसडर आप कह सकते हो नीरज चोपड़ा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि स्विट्जरलैंड का जो हाइकिंग कल्चर है, जो बाइकिंग कल्चर है, बाईसाइकिलिंग है, जो कि इंटेंस एडवेंचर से भरा हुआ है, तो सारी चीजें जो हैं वो नीरज चोपड़ा वहां पे प्रमोट करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट जो है वो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगी 2023-24 में? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 2023-24 में 4 शहरों में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट किया जाएगा, और ये 4 शहर हैं, एक तो लखनऊ है, एक जो है वो गोरखपुर है, एक वाराणसी है, एक नोएडा है। इन 4 शहरों में इसको होस्ट किया जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो इसको होस्ट करेगा, और इसमें 26 साल से कम जो युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लगभग 4500 एथलीट जो हैं वो इसमें शामिल होंगे 150 कंट्रीज में से, और 20 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेशन होगी, जैसे कि बास्केटबॉल है, जूडो है, कबड्डी है, रेसलिंग है, स्विमिंग है या बॉक्सिंग है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट है, सही नहीं है?
अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बेंगलुरु विजिट देखें कर्नाटका में जब वो गए थे नवंबर 2022 में, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टर्मिनल 2 कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसका उद्घाटन किया, जो कि 5,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बिल्कुल सही है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जो है वो चल पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की, जो कि चेन्नई से लेकर मैसूरू तक चलेगी, पूछा जा सकता है आपको। और ये क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पे इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखना, साउथ की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से मैसूरू। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 फीट आएगा बेसिकली, 100 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो बेंगलुरु के फाउंडर गिदे गौड़ा का लगाया है, जिसको स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। एक तो 1008 फीट लंबा है, ये आपने याद रखना है। दूसरा, जो फाउंडर हैं बेंगलुरु के वो गिदे गौड़ा जो हैं वो नहीं है, गिदे गौड़ा नहीं है। तो कौन है फाउंडर? वो है नदा प्रभु, नदा प्रभु, नदा प्रभु कैंपेगौड़ा। तो उनका स्टैचू है, 108 फीट लंबा है, नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ही इसको दिया गया है। और ये फर्स्ट एंड हाईएस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू है किसी भी सिटी के फाउंडर का, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का कहना है। ये भी बात जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ओनली सी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following countries has recently removed from the United States currency monitoring list along with Italy and Mexico? कौन सी कंट्री को बाहर निकाल दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर, जिसमें से इटली और मेक्सिको को भी बाहर निकाल दिया है? तो इसमें थाईलैंड भी अब बाहर निकल चुका है, इंडिया भी, वियतनाम भी। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3, मतलब टोटल 5 कंट्रीज को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। इसके पीछे है क्योंकि जब भी यूएसए कोई अपनी कंट्री, किसी भी कंट्री को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डालता है, तो इसका मतलब देखा जाता है कि कितने यूएस डॉलर उनके पास हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं, अपनी करेंसी को किस तरह से वो चला रहे हैं, सब तरह की पॉलिसीज को ध्यान से यूएस नोट करता है। नहीं है तो वो नहीं नोट करेगा। तो इसका मतलब 5 कंट्रीज अब इस फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दी गई हैं। इंडिया जो है वो 2 साल तक इस लिस्ट में रहा है। अभी भी बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे कि चाइना है, जापान है, कोरिया है, जर्मनी है, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान। ये 7 कंट्रीज जो ऐसी हैं अभी भी करंट मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर रिसेंटली फाउंडेशन डे देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 100th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1919 में बनाया गया था, 11 नवंबर को बनाया गया था, और महात्मा गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था 1921 में। तो ये 100th एनिवर्सरी बेसिकली नहीं है, ये 104th एनिवर्सरी है, और ये 9 नवंबर को नहीं, ये 11 नवंबर को मनाई गई। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। एक सुपर एप्लीकेशन इस बैंक की लॉन्च की गई है, जिसका नाम है यूनियन व्योम एप्लीकेशन, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। सब तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। यूनियन सारस, जिसको कहेंगे स्ट्रेस्ड एसेट रिकवरी ऑटोमेटेड सोल्यूशन, लॉन्च किया गया ताकि किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस्ड एसेट है उसको ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन जो है वो मिल सके। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो आंसर क्या होगा? ओनली बी एंड सी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और 2 साल के लिए इनको एज ए इंडिपेंडेंट चेयर के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में सिलेक्ट किया गया है, और ये पर्सनैलिटी है ग्रेग बार्कले। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। ग्रेग बार्कले जो है वो पहली बार अपॉइंट किए गए थे नवंबर 2020 में, लेकिन अब ये दूसरी बार जो है वो अपॉइंट किए गए हैं इस पोजीशन के ऊपर। और जिम्बाब्वे के भी प्लेयर हैं जो कि इंडिपेंडेंट चेयर के ऊपर लड़ रहे थे इलेक्शंस, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ग्रेग बार्कले हैं तो वो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो छोड़ देते हैं, और अनॉनिमसली जो है वो ग्रेग बार्कले जो है वो जीत जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। ये स्टेट की कौन से नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? एक सिंपल क्वेश्चन है, कौन से नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ये 17th नंबर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब टोटल 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं तमिलनाडु के अंदर, जिसमें कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल कर लिया गया है। ये टोटल 686 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो एज ए रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे शामिल कर लिया गया है, और ये पूरे स्टेट की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
और ये नोटिफाई किया गया सेक्शन 26A के तहत, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसके तहत इसको पब्लिश किया गया है। कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का हम कंबोडिया का दौरा देखें जो कि नवंबर 2022 में हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। इस विजिट के दौरान कंबोडिया में जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने 19th एशियन इंडिया समिट को जो है वो चेयर किया, जो कि कंबोडिया के कैपिटल पेनोपेन में जो है वो इसको लॉन्च किया गया। और ये 3 दिन का विजिट था जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का कहाँ पे था, कंबोडिया में। यहाँ पे याद रखना है 19th नंबर की एशियन इंडिया समिट थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास जगदीप धनखड़ जी जो हैं, उन्होंने 17th ईस्ट एशिया समिट को भी अटेंड किया साथ में, जो कि पेनोपेन कंबोडिया में हुई, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ जी जो है वो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हुन सेन के साथ मिले, जो कि इंडिया और कंबोडिया 4 MOU साइन करता है ताकि कल्चर, वाइल्ड लाइफ और हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके, ये भी बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि 2022 का जो साल है वो एशियन इंडिया फ्रेंडशिप का साल है, इसको घोषित किया गया था क्योंकि एशियन और इंडिया के रिलेशन को 30 साल हो चुके हैं, तो 30 ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों के रिलेशन के। तो सारी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल A B C। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है ईज रिफॉर्म इंडेक्स, और फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 की रिपोर्ट दी गई है जो कि नवंबर में रिलीज की गई। और इसमें कौन से बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उसने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर अपने रिफॉर्म्स को बहुत ही बेहतरी से आगे बढ़ाया है, और यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो एक रिपोर्ट का नाम है ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स, जो कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 23 का बताता है, और इसमें टॉप बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स किए, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और इसमें दूसरा बैंक कौन सा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें तीसरा बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पे आप ईज का मतलब भी याद रख सकते हो, ई का मतलब है इनहेंस्ड असेस सर्विस एक्सीलेंस, इनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। नवंबर 2022 में नताशा पिर्क मुसर जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं, कौन सी कंट्री की। नताशा पिर्क मुसर ये बन गई हैं स्लोवेनिया की, तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। और स्लोवेनिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये जीत चुकी हैं और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। और पिर्क मुसर को टोटल 54% वोट्स जो है वो मिली हैं, और जो इनके खिलाफ थे उनको 46% वोट्स जो हैं वो मिली हैं। और स्लोवेनिया के इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग टोटल टर्नआउट रेशियो जो है 49.9% थी, कितने लोगों ने वोटिंग की है, जिसमें सबसे आगे जो है वो कौन रही, पिर्क मुसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेन T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप देखें, जो कि आप कह सकते हो कि इंग्लैंड जीता था और इंडिया हार गया था इसमें, और फाइनल में भी इंडिया इवन नहीं पहुंचा था, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड जो है ये 10th नंबर का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लेता है। 10th नंबर का ये मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो कौन जीत लेता है, इंग्लैंड जीत लेता है, और इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और अपना चौथा टाइटल जो है वो ये हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत है। एक तो ये 10th नहीं है, ये 8th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप था, और इसको जो है वो दूसरी बार जो है वो किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, और यहाँ पे पाकिस्तान को उन्होंने हराया है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल टीम जो कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की टीम है उसमें शामिल किए गए हैं, बिल्कुल सही है। इंडियन बैटर सूर्य कुमार यादव जो है वो ऐसे फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए जो कि 1000 रन एक ही साल के अंदर T20 इंटरनेशनल में बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। विराट कोहली ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं हिस्ट्री के अंदर जिनके 4000 रन T20 इंटरनेशनल में पूरे हो चुके हैं, और ये भी पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि 2 ICC T20 वर्ल्ड कप में जो हैं वो खेले हैं, तो आपने याद रखना है। 20s में वो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, ऐसे 2 T20 वर्ल्ड कप हैं जिसमें वो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, और ऐसे पहले प्लेयर हैं जिनका ऐसा रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है, तो ये भी बात जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पहली है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इंडिया ने जो है वो कौन से एडिशन का एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है सी विजिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सी विजिल 2022, और ये जो है वो तीसरा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, तो आंसर क्या हुआ इसका, सेकंड हो गया।
सी विजिल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया की कोस्ट लाइन के अराउंड की गई, 7,516 किलोमीटर की इंडिया की कोस्ट लाइन और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया हमारा, तो वहां पे ये एक्सरसाइज की गई 15 से 16 नवंबर 2022 के अंदर। एक तो इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को किया है, किसकी सहायता से? इंडियन कोस्ट गार्ड की सहायता से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अब सारी कंप्लेंट्स को जीएसटी की हैंडल करेगा, एंटी प्रॉफिटियरिंग जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसको हैंडल करेगा। और ये कब से सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा? ये 1 दिसंबर 2022 से, मतलब ये ऑलरेडी अब जो है वो हैंडल कर रहा है। तो आपने याद रखना है 1 दिसंबर 2022 से ये पूरी की पूरी जो है जितनी भी जीएसटी की एंटी प्रॉफिटिंग कंप्लेंट्स होंगी वो सारी की सारी हैंडल करेगा। इससे पहले एक बॉडी होती थी एनएए, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करते थे। मतलब नवंबर 2017 को इस अथॉरिटी को बनाया गया था और इसको स्पेशली पहले 2 साल के लिए बनाया गया था 2019 तक, लेकिन बाद में इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ही ये चार्ज दे दिया है कि आप सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करोगे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022, उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक आइडिया दिया है जिसके अकॉर्डिंग ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 15 नवंबर 2022 तक कितनी पहुंच गई है? ये 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, मतलब 800 करोड़ तक पहुंच गई है 15 नवंबर 2022 तक। और इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल के वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। कौन से ईयर में? 2023 तक। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। तो याद रखना है ये 27th एडिशन था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस का, जो कि किसने दिया? यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को कमेमोरेट करता है, जो कि 11 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अब 8 करोड़ तक, 800 करोड़ तक जो है वो पहुंच चुकी है, मतलब 8 बिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी है। मतलब इस साल जो है वो जन्म हुआ है 8वें बिलियन बच्चे का, 8 बिलियन में बच्चे का, ये आप याद रख सकते हो, 800वें करोड़ बच्चे का। और यूनाइटेड नेशन के मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट को देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8.5 बिलियन तक पहुंच सकती है 2030 तक, और 9.7 बिलियन तक पहुंच सकती है 2050 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who recently conferred with Japan's prestigious Deming Distinguished Service Award for Dissemination and Promotion 2022। तो जापान के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक पर्सनैलिटी को चुना गया और उनको अवार्ड दिया गया डेमिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड, और ये दिया गया एल गणेश को। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और एल गणेश का मतलब है लक्ष्मी नारायण गणेश, जो कि चेयरमैन हैं राणे ग्रुप के। तो उनको जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड डेमिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड जो है वो दिया गया। ये उनकी सर्विसेज को लेके, जो उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में काम किया है और इंडिया और जापान के रिलेशंस को और मजबूत किया है, इसलिए अवार्ड दिया गया। और ये ऐसे तीसरे इंडियन हैं और 5th पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैस्कॉट्स ऑफ द पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक गेम्स जो कि रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। ये मैस्कॉट्स जो है वो एक सिंबल होते हैं जो कि ओलंपिक्स गेम्स के हर टाइम पीरियड पे अनाउंस किए जाते हैं और उस ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करते हैं। और ये अनाउंस किए गए हैं, उनका नाम क्या है? फ्रीजास। सो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। 2 बर्ड्स हैं बेसिकली, आप ये भी कह सकते हो कि 2 एक तरह के चिड़ियां हैं, जो कि आप 2 तरह से देखोगे, क्योंकि एक ओलंपिक्स एक पैरालंपिक, एक का जो है वो बेसिकली पैर जो है वो नहीं होगा, तो उसके तौर पे इसको जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और 2024 की ओलंपिक्स आपको पता है कहाँ पे होनी है? पेरिस फ्रांस के अंदर होनी है। ये पूरा का पूरा मैस्कट जो है ये डिज़ाइन किया एक एजेंसी है, डब्ल्यू नाम से उन्होंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। और ओलंपिक जो फ्रेजास हैं और पैरालंपिक फ्रेजा हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और एक मोटो रखा गया है कि अलोन वी गो फास्टर, कि दोनों अगर अलग अलग चलते हैं तो हम जो है वो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन टुगेदर वी गो फर्दर, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे तो और भी आगे जा सकते हैं। तो एक नॉन जेंडर स्पेसिफिक मास्केट जो है वो बनाया गया है 2024 के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और ये C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई गई है बड़ोदरा गुजरात के अंदर। कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी? एक तो है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी, एक है टाटा एडवांस सिस्टम। ये एयरबस डिफेंस स्पेस कंपनी कहाँ की है? क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम तो इंडिया की है और ये कंपनी है स्पेन की। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा।
तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्टैटिक आप यहीं से याद रख सकते हो कि ये जो है वो बेसिकली दो कंपनीज मिलके इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाएंगी। और इससे पहले जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज है वो है एवरो 748 प्लेन्स, लेकिन अब उनको रिप्लेस करके ये प्लेन जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट है। अगर रिसेंटली डिफेंस एक्सपो देखें जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन है जो कि अक्टूबर 2022 में हुई, तो अगर पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को, देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट जो वो इसमें से सही नहीं है। डाटा पैटर्न्स लिमिटेड जो कि चेन्नई तमिलनाडु की कंपनी है, उसको रक्षा मंत्री अवार्ड दिया गया 2021-22 के लिए। बिल्कुल सही है, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हो, इस कंपनी को याद रखना है। डीआरडीओ ने 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को लेके 10 डीआरडीओ डेवलप टेक्नोलॉजीज को लेके दिए हैं 13 इंडस्ट्रीज को। मतलब आप कह सकते हो 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किए हैं 10 डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, और ये 13 इंडस्ट्रीज के साथ साइन किए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है ताकि जितनी भी एम्यूनिशन नीड्स हैं, चाहे कोई भी हथियार बनाने हैं, कोई उनके गोलियां बनानी है, कुछ भी बनाना है, डोमेस्टिक बनाएंगे हम और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत है क्योंकि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। चौथा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सेकंड इंडियन ओशन रीजन प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को होस्ट किया, जिसका थीम था चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशन इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है, जिसके कारण जो हमें उसको कम करना है, तो इसलिए हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो है वो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 3 है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में लुइस इनैकियो लुला दा सिल्वा को अपॉइंट किया गया है कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट। तो आपने याद रखना है लुइस इनैकियो, तो इनको अपॉइंट किया गया है ब्राजील का प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो लुइस इनैकियो जो कि फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पहले लेफ्टिस्ट लीडर हैं, इनको इलेक्ट किया गया नया प्रेसिडेंट ब्राजील का, और करंट प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो हार चुके हैं। बहुत ही कम मार्जिन जो है वो वोट्स का रहा है क्योंकि टोटल 99% वोट्स जो है वो पड़ी हैं, जिसमें से लुइस इनैकियो को 50.83% वोट्स मिली हैं और जेयर बोल्सोनारो को 49.17% वोट्स मिली हैं। तो बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हार चुके हैं और नए प्रेसिडेंट बनेंगे लुइस इनैकियो। वो पहले भी जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2003 से लेके 6 तक भी रह चुके हैं और उसके बाद 2007 से लेके 10 तक रह चुके हैं। और 2022 में जो ये इलेक्शंस थे, बेसिकली ये 6th प्रेसिडेंशियल कैंपेन था जो कि ब्राजील के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर हम रिसेंटली देखें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि ई रूपी के तौर पे नवंबर 2022 में उन्होंने अनाउंस हम लॉन्च करेंगे, अब इसका डेमो बेस्ड जो है लॉन्च कर दिया है। तो आरबीआई ने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट जो है सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी का लॉन्च कर दिया है। और ये 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा, एक तो होलसेल सेगमेंट के लिए फॉर सेकेंडरी ट्रेड इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मतलब इसका फर्स्ट पायलट जो है वो डिजिटल रूपी के तौर पे लॉन्च कर दिया और इसी महीने इसको स्पेशली लॉन्च किया गया है। और ये 2 तरह से है, एक तो CBDC R है, एक CBDC W है, मतलब 2 तरह से होगा। और CBWR जो है वो रिटेल है। इसका मतलब क्या है? रिटेल है। मतलब रिटेल का ये होगा कि रिटेल CBDC जो है वो पोटेंशियली कोई भी यूज कर सकता है, किसी के लिए भी होगा, लेकिन जो होलसेल करेंसी होगी डिजिटली, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही होगी। दोनों पॉइंट्स जो वो यहाँ पे सही हैं। आरबीआई ने 9 बैंक्स चुने हैं जो कि इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होंगे, जैसे कि SBI, HDFC, ICICI, महिंद्रा बैंक, IDFC, यस बैंक, तो ये सब इसमें शामिल होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल A, B, C। कौन सी कंट्री है जिसने अपना सेकंड लैब मॉड्यूल जो है वो भेजा है अपने स्पेस स्टेशन के ऊपर? तो एक ही कंट्री है जो अपना स्पेस स्टेशन बना रही है, वो कौन सी है? चाइना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। और तायानगोंग जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है वो चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है। अब इसका दूसरा मॉड्यूल भेजा जा रहा है, वहां पे मटेरियल भेजा जाएगा, कंस्ट्रक्शन का सामान भेजा जाएगा। तो इसका नाम है मेंगटियन या मेंगटियान। तो इस लैब मॉड्यूल के बाद जो है वो उनका ये स्पेस स्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट भी था कि हम 2022-23 तक जो है वो इस पूरे स्पेस स्टेशन को बना लेंगे। बहुत ही बड़ी बात है कि एक कंट्री जो अपना अलग से स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कई कंट्रीज यूज करती हैं, लेकिन अब चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ नॉर्म्स जो हैं वो जारी किए हैं ताकि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो किस तरह से रेट करती हैं उसके जो रेटिंग स्केल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। और ये जो नए रेटिंग स्केल्स हैं ये 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है सेबी की तरफ से, क्योंकि सेबी एक्ट जो है वो 1992 में आया था, उसके अंदर जो है वो इन्होंने क्या किए, चेंजेस किए। तो अब ये सेबी रेटिंग एजेंसी रेगुलेशंस 1999 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए ये चेंजेस जो है वो स्पेशली किए गए हैं। कौन से पॉइंट इसमें से सही है? अगर कैबिनेट की अप्रूवल्स देखें जो नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में बेसिकली की गई थी, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एथेनॉल बाय द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। तो किस तरह से हमने एथेनॉल को प्रोक्योर करना है, सरकार ने उस फैसले के ऊपर जो है वो हामी कर दी है, उसको हाँ कर दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। अब एथेनॉल को बढ़ाना है, हमने 20% ब्लेंड तक लेके जाना है, पेट्रोल के अंदर उसकी मिक्सिंग करनी है। Union Cabinet also approved a proposal to rename the newly constructed Halonji Airport. Halonji Airport अरुणाचल प्रदेश का एयरपोर्ट था दोस्तों, तो अब इसका नाम रख दिया दोन्यू पोलो एयरपोर्ट ताकि दोन्यू पोलो कम्युनिटी को प्रमोट किया जा सके। ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, याद रखना अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू भी जो है वो साइन कर लिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ताकि वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के अंदर जो है वो काम किया जा सके। यहाँ पे ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं साइन हुआ, ये डेनमार्क के साथ साइन हुआ है जो कि वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए हुआ है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर क्या होगा? ओनली ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो इस लेवल पे नहीं पहुंची है, लेवल सेकंड पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो स्टेट्स और यूनियन का तैयार किया गया 2020-21 का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो पहले एक दो बातें आपने समझनी है। ये है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का तैयार किया जाता है। 2020-21 का फिलहाल इसको रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और इसमें जो है वो कई कैटेगरीज होती हैं। कई कैटेगरीज का मतलब है कई लेवल्स जो हैं वो इस ग्रेडिंग इंडेक्स में बनाए जाते हैं। तो जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह के लेवल जो हैं वो इसमें बनाए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि इन सारी कैटेगरीज के अंदर एक लेवल 2 है, एक लेवल 2 है जिसमें 2019-20 में सिर्फ 4 स्टेट्स थी, 2017-18 में इसमें कोई भी स्टेट नहीं थी, लेकिन 2020-21 वाले में इसमें जो है वो टोटल कितनी स्टेट्स आ गई हैं? 7 स्टेट्स आ गई हैं। कौन कौन सी 7 स्टेट्स आ गई हैं? केरला है इसमें, पंजाब है, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन भी यही है कि लेवल 2 में कौन सी स्टेट शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हो इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, एम लिखा हुआ है यहाँ पे, जी लिखा हुआ है, गुजरात भी शामिल है यहाँ पे, सी लिखा हुआ है, चंडीगढ़ भी शामिल है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर एक ही है, उत्तर प्रदेश का लेवल अभी एजुकेशन का बहुत ही कम है। और लेवल 2 का मतलब है उनकी रेटिंग 901 से 950 के बीच में, बहुत ही अच्छा लेवल जो है वो उन्होंने अचीव बेसिकली कर लिया है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी की तरफ से जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। स्पेशल इंडेक्स है ताकि इससे पता लग सके कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है। और इसका मतलब 3 स्टेट जो है वो पिछली साल के मुकाबले जो है वो नई ऐड हुई हैं यहाँ पे, वो गुजरात है, राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। और लद्दाख, लद्दाख के बारे में याद रखना है, नई क्रिएट की हुई यूनियन टेरिटरी जो कि पहले लेवल 8 पे आती थी, अब सीधा ही जंप मारा है लेवल 4 पे। लेवल 4 पे जंप मारा है, मतलब लगभग 300 पॉइंट्स का जंप जो है उसने मारा है, और सबसे हाईएस्ट इंप्रूवमेंट है किसी एक साल के अंदर किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो होता क्या है, इसके अंदर रेटिंग जो है वो क्या होती है, और इसमें टोटल कैटेगरीज लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक होती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा शहर ऐसा दूसरा इंडिया का शहर बन चुका है जो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करता है ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की मदद से? तो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि दूसरा इंडिया का शहर जो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करता है। मैंने आपको बताया था कि पहला शहर ऐसा कौन सा था? पुणे था, और दूसरा ऐसा शहर कौन बन गया? बड़ोदरा, गुजरात। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। बॉन्ड इशू करने का मकसद क्या है? जब बॉन्ड इशू होंगे तो लोग उसको खरीदेंगे, पैसा म्युनिसिपैलिटी के पास जाएगा,
तो कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। और फर्स्ट इंडियन सिटी मैं बता चुका हूं पुणे था, जो 2017 में इस म्युनिसिपल बॉन्ड्स को इशू करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, टू लिटिल टू स्लो। मतलब हम बहुत ही कम पैसा खर्च कर रहे हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन को लेके, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है वो रिस्क पे आ चुका है और इसे हमें किसी न किसी तरह से जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एफर्ट्स हम कर रहे हैं उतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है किसी भी क्लाइमेट रिस्क से बचने के लिए। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो स्पेशली जारी की गई है एनवायरनमेंट को लेके है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से इसको जारी किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो यूएनईपी की एक रिपोर्ट द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 जो है टू लिटिल टू स्लो के नाम से जो है वो जारी की गई। तो अडेप्टेशन को, क्लाइमेट अडेप्टेशन को चाहिए 340 बिलियन डॉलर हर साल बेसिकली, अगर आप देखोगे इसको 2030 तक। लेकिन करंटली हम इसका 1/10 हिस्सा भी जो है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं। तो अगर एनुअल अडेप्टेशन हम 2050 तक लेके चले जाएं तो इसका मतलब 160 से लेके 340 बिलियन डॉलर तक हमें खर्च करने पड़ेंगे 2030 तक, और 315 से लेके 565 बिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ेंगे 2050 तक, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और कोई भी कंट्री जो है इतना पैसा जो है वो खर्च नहीं कर सकती सिर्फ क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए। तो इसलिए हमें कोई नया तरीका जो है वो सोचना पड़ेगा ताकि हम किसी तरह से क्लाइमेट को नुकसान ही ना पहुंचाएं, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने की कोशिश करनी पड़े। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं? अगर हम यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट जो रिलीज की गई है नवंबर 2022 में, उसको ध्यान से पढ़ लें। तो एक बार पढ़ लेते हैं रिपोर्ट को। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कंट्रीज हैं 2022 की, उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 31st रैंक है 85 कंट्रीज में। बुरा नहीं है, 31वां रैंक इंडिया का 85 कंट्रीज में से। और जो बेस्ट कंट्रीज हैं यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें इंडिया का स्थान जो है वो 31st है। इसमें कौन सी कंट्री टॉप करती है? यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ गलत है, स्विट्जरलैंड जो है वो इसमें टॉप करता है। दूसरा स्थान जर्मनी का है, तीसरा स्थान जो है वो इसमें कनाडा का है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। इंडिया जो है वो उन नेशंस की लिस्ट में टॉप करता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती है, और ये ओपन बिजनेस सब रैंकिंग के अंदर इंडिया जो है इसमें टॉप करता है। तो बिल्कुल अच्छी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, सस्ती मैन्युफैक्चरिंग भी होती है क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो आंसर होगा ए एंड सी, बी तो गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगला आते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के? दोबारा से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। इससे पहले यार लैपिड थे, लेकिन अब 25th इलेक्शंस हुए हैं इजरायली पार्लियामेंट के। इजरायली पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि मोदी जी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, 73 साल के हैं और ये जीत जाते हैं। और इनकी पार्टी का जो नाम है वो है लिकुड, लिकुड पार्टी, लिकुड पार्टी। ये जीत जाती है इलेक्शंस में। और बेंजामिन जो हैं इलेक्शंस को जीतते हैं 64 सीट्स को हासिल करके। टोटल 120 सीट की पार्लियामेंट है, नेसेट है, तो उसमें 51 सीट जो है वो यार लैपिड जो है वो हासिल करते हैं। इससे पहले भी ये जो इजरायली पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट है, ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इसराइल के, 1996 से लेकर 99 तक और 2009 से लेकर 21 तक लगातार जो है वो ये क्या बने रहे? प्राइम मिनिस्टर बने रहे इसराइल के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर का एक पैनल बनाया है नेशनल ड्रग डेटाबेस को लेके, ताकि ड्रग फॉर्मुलेशंस जो है वो देखी जा सके, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर निगाह रखी जा सके और किस तरह से ड्रग्स मार्केटिंग की जा रही है उसको देखा जा सके। इस कमेटी को कौन लीड करेगा? ए.के. प्रधान जी लीड करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रखें, क्योंकि एक ज्वाइंट फार्मास्यूटिकल कंट्रोलर है ए.के. प्रधान जी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ध्यान रखने के लिए इस कमेटी का गठन जो है वो किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने महाराष्ट्र को $350 मिलियन का लोन दिया है ताकि वो अपनी रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो इसको याद रखेंगे और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पहले भी महाराष्ट्र को लोन मिल चुका है इलेक्ट्रिक बसेस को आगे बढ़ाने के लिए।
और अभी जो है वो लगभग 2900 करोड़ रुपए या आप कह सकते हो $350 मिलियन का लोन मिला है रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो 319 किलोमीटर जो है वो स्टेट हाईवेज बनाए जाएंगे, मतलब इम्प्रूव किया जाएगा उसको। 149 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा और इन रोड्स को क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट फीचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अगला आते हैं नवंबर 2022 में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो अपॉइंट किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तौर पे। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से रिसेंटली अपॉइंटमेंट की गई है? तो एक बार पढ़ लेते हैं। चरण सिंह जी अपॉइंट किए गए हैं पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कैनरा बैंक के 2 साल के लिए। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि चरण सिंह जी जो अपॉइंट किए गए हैं वो 2 साल के लिए जरूर अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन वो कैनरा बैंक के नहीं अपॉइंट किए गए, वो किसके अपॉइंट किए गए हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक के, पंजाब एंड सिंध बैंक के। और जो कैनरा बैंक के अपॉइंट किए गए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। कैनरा बैंक के जो अपॉइंट किए गए हैं वो अपॉइंट किए गए हैं विजय श्रीरंगन, विजय श्री रंगन जी। विजय श्री रंगम जी को अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए, ना कि 2 साल के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। केजी अनंत कृष्णा को अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पंजाब नेशनल बैंक का 3 साल के लिए। ये पंजाब नेशनल बैंक के बने, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट श्रीनिवासन वरदराजन अपॉइंट हुए हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल बैंक्स कितने हैं? हमारे पास एक पंजाब एंड सिंध बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और एक कैनरा बैंक है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन बनाए गए हैं? चरण सिंह जी बनाए गए हैं और 2 साल के लिए बनाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के केजी अनंत कृष्ण बनाए गए हैं, केजी अनंत कृष्ण 3 साल के लिए बनाए गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्रीनिवासन वरदराजन बनाए गए, ये भी 3 साल के लिए बनाए गए। और कैनरा बैंक के विजय श्रीरंगम बनाए गए हैं, विजय श्रीरंगम जी, और इनको भी 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो याद रखनी है आपने अपॉइंटमेंट, बैंकिंग स्टूडेंट्स तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा था हमें इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आंसर होगा ओनली ए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो लार्जेस्ट स्टेट बन गई है स्टेट्स का ओन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस के अंदर? मतलब स्टेट का जो अपना टैक्स है उसको कलेक्ट करने में पहले 6 महीनों के अंदर फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब आप कह सकते हो अप्रैल से लेकर सितंबर तक की जो कलेक्शन है स्टेट की अपने टैक्स की, वो सबसे ज्यादा है। और ऐसी स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कलेक्ट किया, 1,15,000 करोड़ से ऊपर जो है उन्होंने पैसा कलेक्ट किया है। और ये पहले 6 महीने की बात हो रही है, अप्रैल से लेके सितंबर। ये प्रोविजनल डाटा है जो रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें दूसरा स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की लगभग कलेक्शन जो है वो 1,02,000 करोड़ है। और तीसरा स्थान इसमें जो है वो किसका आ जाता है? तमिलनाडु का। पिछली बार कर्नाटका का था, अब तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो लगभग जो है वो 68,000 करोड़ से ऊपर है। और कर्नाटका चौथे स्थान पे आ गया, कर्नाटका की 66,000 करोड़ के लगभग है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया है और ये 2021-22 से अब बढ़ के जो है वो कौन से ईयर तक पहुंच गया है? 25-26 तक पहुंच गया है। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। और ये है हमारे पास नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो इसके 2 फेज हैं बेसिकली। एक फर्स्ट फेज जो है वो अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें 858 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक कौन सा है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट फर्म में से शामिल है, जो कि इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर है और जिसके लिए लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड की ऐसी बेस्ट फर्म तो जो है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो टॉप पे है, बिल्कुल साउथ कोरियन कंपनी है। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अल्फाबेट है, एप्पल है। तो इन कंपनीज का स्थान जो है वो उसके बाद है, लेकिन टॉप पे सैमसंग है। इंडिया की टॉप और वर्ल्ड की 20th कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर्स में शामिल है। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की उन्होंने दी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक जो है वो 20th है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री की एक मिसाइल जो है वो सैटेलाइट को लेके गई है, मतलब एक रॉकेट है बेसिकली जिसका नाम है गहायम 100। और ये गहायम 100 जो है वो एक रॉकेट जो कि सैटेलाइट्स को लेके गया है और ये जो है वो है ईरान का। वो ये रॉकेट है जिसका नाम है गहायम 100
जो कि सैटेलाइट्स को लेके गया है, सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट है और ये है ईरान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर ले। आंसर क्या होगा? 4 होगा। इसका नाम है गहायम 100, जो कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लॉन्चर है, जो कि कई सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है, अप टू 80 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है और 500 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जा सकता है। और इसका जो टेस्ट हुआ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है ईरान के लिए। गहायम 100 याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है या टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।